नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य पूर्व में मिसाइलों के गूंज के बीच अमेरिका इजराइल के हमले और ईरान की जवाबी चेतावनी से दुनिया सशंकित है। आपको यह खबर विस्तार से दिखाएंगे क्योंकि भारत ने भी साफ कहा है कि संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। इधर देश में विकास की रफ्तार, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन किया तो राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डबल इंजन और सेवा भाव का संदेश साफ तौर पर देखा जा सकता है। और पश्चिम बंगाल की बात होगी जहां SIR के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की गई। 63 लाख से ज्यादा नाम कटे। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विशेष चर्चा। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका इजराइल का ईरान पर प्रहार, तेहरान समेत कई शहरों में धमाके। ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे। पश्चिम एशिया समेत दुनिया के अन्य हिस्सों में हवाई यातायात प्रभावित। ईरान को ट्रंप ने दिया गंभीर परिणामों का अल्टीमेटम। ईरान और खाड़ी क्षेत्र में घटनाक्रम पर भारत ने जताई चिंता। सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह। संवाद और कूटनीति को बताया समय की जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रॉन सेमीकंडक्टर संयंत्र प्लांट का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की रफ्तार शानदार। देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर से किया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। राजस्थान के लिए 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी की सौगात। पीएम ने कहा, बीजेपी सरकार सत्ता भाव नहीं सेवा भाव से करती है काम। SIR के बाद पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची जारी। हटाए गए 63 लाख से अधिक नाम। 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं की पहचान, दस्तावेजों के न्यायिक जांच जारी। और आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 20 लोगों के मरने की आशंका। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। तो सबसे पहले बात करेंगे रेत के कणों से उठकर सिलिकॉन की शक्ति तक आज भारत अपनी तकनीक की नई इबारत लिख रहा है। आज गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रॉन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किया और मेड इन इंडिया चिप को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। तो यह कहा जा सकता है कि सिर्फ एक संयंत्र का शुभारंभ नहीं बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की एक ऐतिहासिक छलांग भी है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में भारत की दमदार एंट्री। बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी डेल टेक्नोलॉजीज को मेड इन इंडिया चिप की पहली खेप का सौंपा जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। प्लांट में चिप के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की मजबूत भूमिका सुनिश्चित करने और देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। संयंत्र सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग को समर्पित है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत जून 2023 की इस पहल की रफ्तार शानदार रही है। जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने
कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। पीएम ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। माइक्रोन का संयंत्र एआई और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रही प्रगति के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। माइक्रोन की डी रैम और नेट सॉल्यूशंस दुनिया भर के डेटा सेंटर्स, एआई एप्लीकेशंस, मोबाइल डिवाइसेस और एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम को शक्ति देती है। अब ये यहीं इसी साणंद की धरती पर बनेंगे। यहां एडवांस वेफर्स को हाई क्वालिटी मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स में बदला जाएगा। माइक्रोन सेमीकंडक्टर फैसिलिटी युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों अवसर भी साथ लाई है। दरअसल भारत में मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करना केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। हालिया बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की घोषणा की गई है। अभी तक सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से माइक्रोन के अलावा 3 और प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। और हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब्स देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि कभी छोटा सा कस्बा रहा साणंद आज ग्लोबल मैप पर जगह बना चुका है। पीएम ने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत 1 रुपए के एसएमएस से हुई थी। पीएम ने साणंद में टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए रतन टाटा को किए एसएमएस को याद किया। मैंने रतन टाटा जी को एक एसएमएस किया था, वेलकम, स्वागतम। मैंने लिखा था स्वागतम। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट, एक गुज्जू क्या कर सकता है देख लीजिए। साथियों, साणंद को मैंने एक कार फैक्ट्री से देश का बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनते हुए अपनी आंखों से देखा। पीएम ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात में कई गुना वृद्धि होने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भावी पीढ़ियां जब इस दशक को पीछे मुड़कर देखेंगी तो उन्हें गर्व होगा कि इस अवधि में देश ने कितनी ऊंची छलांग लगाई है। गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। से राष्ट्र की शक्ति तक आज एक नया संकल्प आकार ले रहा है। अजमेर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और लाखों बेटियों के भविष्य को सुरक्षा कवच प्रदान किया। स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और विकास तीनों मोर्चों पर एक साथ बढ़ते कदमों के साथ राजस्थान से निकला यह संदेश पूरे देश के लिए एक नई दिशा तय कर रहा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए इंफ्रा, ऊर्जा, पेयजल मिशन और शिक्षा से संबंधित 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। महिलाओं के लिए जानलेवा सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ अजमेर से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। ये सर्वाइकल कैंसर और उससे होने वाली मौत के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। यहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को ये टीके देश भर में लगाए जाएंगे।
मुझे HPV वैक्सीन लगी है, जिससे मैं सर्वाइकल कैंसर से बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और आज हम प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्हीं के सामने मुझे वैक्सीन लगी है। आज मेरे को HPV वैक्सीन लगी है, जिससे मैं पूरी तरह से सुरक्षित हो गई हूँ। आज मुझे सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगी है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत सुरक्षित है। अब मैं पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी 14 से 15 साल की बालिकाओं को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। अजमेर में ही प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लिए इंफ्रा, ऊर्जा, पेयजल मिशन, शिक्षा से संबंधित 16,680 करोड़ से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें बांदीकुई से जयपुर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी रहा। वहीं उन्होंने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 14 का उद्घाटन किया। उन्होंने 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ओर भाजपा है जो विकास के लिए काम कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस है जो देश को कमजोर करने और बदनाम करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस INC नहीं बल्कि MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। आज वो INC के बजाय MMC बन गई है। MMC यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकारें सत्ता भाव से नहीं, सेवा भाव से काम करती हैं। इसलिए महिलाओं से लेकर किसानों तक और देश के जवानों तक की परेशानियों का समाधान बीते 11 वर्षों में संवेदनशीलता के साथ किया गया है। अजमेर से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ईरान और इजराइल के संघर्ष की भी बात करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम एशिया की सरजमी पर बारूद की गंध और सायरनों की गूंज, ये इजराइल ईरान संघर्ष की तस्वीर है। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त प्रहार के बाद ईरान ने भी जवाबी मिसाइलों से आसमान दहला दिया है। तेहरान ने हाइफा तक धधकती आग अब पूरे क्षेत्र को आर या पार की दहलीज पर ले आई है। क्या यह सीमित सैन्य कार्रवाई है या एक व्यापक युद्ध की शुरुआत है जो आगे आने वाले दिनों तक चलेगा? समझिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका और इजराइल का ईरान पर प्रहार, ईरान का भी जोरदार पलटवार, पश्चिम एशिया में अब आर या पार। मिडिल ईस्ट में पिछले कई महीनों से जारी तनाव अब युद्ध में तब्दील हो गया है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाया। इजराइल और अमेरिका के हमले का असर ईरान की राजधानी तेहरान पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। कई जगहों पर बम के धमाके सुनाई दिए, धुएं की गुब्बार दिखाई दी। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई से सिर्फ राजधानी तेहरान में ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ। उधर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की तरफ से इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गईं, लेकिन आयरन डोम ने समय रहते सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया। फिलहाल इजराइल में लगातार युद्ध के सायरन बज रहे हैं। इजराइल के लोगों को बंकर में रहने की सलाह दी गई है। वहीं ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाकर हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन रोरिंग लायन नाम का यह संयुक्त ऑपरेशन ईरान के मौजूदा शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान ईरान की बहादुर जनता को इस हत्यारे शासन के बोझ से मुक्त होने का अवसर देगा और उन्हें अपने भविष्य का फैसला खुद करने का मौका मिलेगा। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ज्वाइंट कैंपेन ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान में आयतुल्ला के शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करना है। हम अमेरिका के साथ मिलकर आतंकी शासन पर कड़ा प्रहार करेंगे। हम ऐसे हालात बनाएंगे जिससे बहादुर ईरानी लोग इस खूनी शासन के बोझ से छुटकारा पा सकेंगे। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अभियान अमेरिका के लिए सुरक्षा खतरे को खत्म करेगा और ईरान की जनता को अपने शासकों के खिलाफ खड़े होने का मौका देगा। ईरान ने परमाणु हथियार हासिल नहीं किए हैं। मेरे प्रशासन ने क्षेत्र में अमेरिकियों के लिए जोखिम को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं, लेकिन हम यह सब अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। हम यह भविष्य के लिए कर रहे हैं और यह एक नेक मिशन है। इस बीच कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने हवाई क्षेत्रों को पूरी तरह बंद कर दिया है। ये कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी पर शनिवार को हुए ईरानी हमले में छर्रे लगने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इसी तरह कुवैत में भी कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई दी। नागरिकों को घरों में रहने की ही सलाह दी गई है। इस बीच ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में भारतीय दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। हमलों के बीच पूरे पश्चिम एशिया सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खाड़ी देशों में तनावपूर्ण हालात पर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत सरकार ने स्थिति को और न बढ़ने के साथ ही नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील भी की है।
भारत ने कहा है कि मूल मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। साथ ही खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने और दूतावासों के संपर्क में बने रहने की अपील भी की गई है। तो अमेरिका इजराइल के हमले के बीच बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से आ रही है। यह बड़ी खबर है कि इजराइल के हमले में, अमेरिका इजराइल के हमले के बीच ये बड़ी खबर है कि ईरानी रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल अमेरिका के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की मौत हो गई है। ईरानी रक्षा मंत्री की मौत की खबर ये इस समय आ रही है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हमलों में कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की आशंका है और इसमें रक्षा मंत्री भी मारे गए हैं। दोहा में धमाकों की आवाज और धुएं के गुबार देखे गए। सऊदी क्राउन प्रिंस ने खाड़ी देशों और जॉर्डन नेताओं से आपात बातचीत की है। ये सारी खबरें हम आपको लगातार ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे रहे हैं। क्षेत्रीय सैन्य और राजनीतिक मोर्चाबंदी तेज की गई है। अमेरिका इजराइल के हमले के बीच में ये सारी बड़ी खबरें हमने आपको बताई हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर और अपडेट्स के साथ में। अखिलेश, सबसे पहले तो ताजा अपडेट्स बताइए, युद्ध का जो सूरत हाल है वो क्या है और क्या किसी भी तरह से इसको रोकने के कोई प्रयास है, क्योंकि लगातार एस्केलेट कर रहा है अभी शुरुआती समय में, ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, ताज़ा हालात ये है कि चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, सभी जगह पे ईरान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी गई है और वहाँ अभी मिसाइलों के गिरने की खबर है। तो निश्चित तौर पे ईरान ने अपने बदले की कार्रवाई बढ़ा दी है। दूसरी तरफ अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता जो खामनेई हैं वो सुरक्षित है, मतलब उनको कोई खतरा उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। कुछ सूत्रों से एक खबर आ रही थी कि वो घायल है, लेकिन अरागची ने कहा है कि उन्हें कोई खतरा नहीं पहुंचा है। तो दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो रॉयटर्स के हवाले से आई है, ईरान के रक्षा मंत्री की मौत, तो और इसके साथ कई कमांडरों की मौत भी हुई है। तो निश्चित तौर पर ईरान इस मामले में अभी तक चुप्पी बरते हुए है। अपनी तरफ से वो ईरान के विदेश मंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं जिससे ये लगे कि ईरान को कोई भारी क्षति पहुंची है। हाँ, उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल पे जो हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, उसमें जो 40 से अधिक बच्चियों के मारे जाने की जो सूचना है वो उन्होंने ज़रूर खबर बताई है पूरी दुनिया को। साथ साथ वे ये भी कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले इजराइल और अमेरिका। इसके साथ साथ अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान आया है कि उनके हवाई जहाज जो है पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद है, वो चक्कर लगा रहे हैं और उसका मकसद है कि अपने जो मित्र हैं उन मित्रों को सहयोग करना और ब्रिटिश जो हित है, ब्रिटिश हितों को सुरक्षित करना। तो एक तरीके से कहे कि ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया है, शामिल होने के संकेत उन्होंने दिए हैं। लेकिन यूरोप के जो अन्य राष्ट्र हैं जैसे फ्रांस है, उन्होंने हमले का समर्थन किया है, ईरान का विरोध किया है, ईरान के हमले का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसका समर्थन किया है, इजराइल और अमेरिका के हमले का जो ईरान पे हुआ है उसका समर्थन किया है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री अभी भारत में ही है, उन्होंने भी इजराइल और अमेरिका के हमले का समर्थन किया है। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि मोर्चाबंदी हो रही है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई बहुत कह सकते हैं कि ऐसा बयान नहीं आया है। ईरान के मित्र देशों की तरफ से, तुर्की की तरफ से जरूर एक बयान आया है रेस्टोरेंट रखने के लिए, लेकिन कोई ईरान के पक्ष में सीधे सीधे उतरने की बात नहीं कर रहा है। इराक ने कहा है कि इराक को इस मसले में न घसीटा जाए। ईरान और इराक आप जानते हैं कि बिल्कुल अगल बगल के देश है और इराक में भी अमेरिका के बेस है, मिलिट्री बेस है। इराक ने कहा है कि हमें इस मामले में न घसीटा जाए। निश्चित तौर पर भारत ने भी अपील की है। भारत ने कहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग का सहारा लिया जाए और जो मसले हैं उन मसलों को बातचीत के जरिए हल किया जाए
और यह भी भारत ने ताकीद की है कि इसमें किसी भी तरीके से नागरिक ठिकानों को निशाना न बनाया जाए। तो निश्चित तौर पे यह एक यूएन ने भी एक सलाह दी है, यूएन ने भी कहा है कि इसे यथाशीघ्र खत्म किया जाए, इसको और आगे न बढ़ने दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमले रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज रात लगता है कि और बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का कहना है कि तात्कालिक तौर पे हमने तो तकरीबन 100 ठिकानों पे हमले किए हैं जो मिलिट्री ठिकाने हैं ईरान के। 31 प्रांत हैं ईरान के, जिसमें कि 20 प्रांत को निशाना बनाया गया है। उन 20 प्रांतों में इजराइल और अमेरिका को इस बात की आशंका है कि वहाँ उन्होंने सैनिक ठिकाने बना लिए हैं। इजराइल और अमेरिका को कई जगह पे जो उनको इंटेलिजेंस मिला है, उन इंटेलिजेंस के सहारे वो ऐसे जगहों पर भी हमले कर रहे हैं जहां की ईरान के उच्च अधिकारी होने की संभावना है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन और उनके सर्वोच्च नेता खामनेई का अभी तक कोई बयान अभी तक नहीं आया है। तो ईरान का कहना है कि उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। तो स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक है और ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। इस बीच में सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि ईरान जो पड़ोसी देश है उन पर हमला न करे। कहने का मतलब कि यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इन सारी जगहों पे, बहरीन, इन सारी जगहों पे हमला न करे, नहीं तो ये मामला और आगे बढ़ सकता है। और अगर इसमें अगर सऊदी जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं इजराइल और अमेरिका के पक्ष में, तो ईरान के लिए और भारी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, भारी भी पड़ सकता है। जैसे कि आपने कहा, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी बात की कि भाई इस क्षेत्र में और इस कम से कम जो युद्ध है उसको और दूसरे देशों तक मत भड़काइए। इस बात की कोशिश की जा रही है और शायद कोशिश कम से कम बयान तो ये भारत की तरफ से भी है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से इस मामले को सुलझाइए, क्योंकि युद्ध का कोई दरअसल उसके जरिए कोई भी चीज़ समझी नहीं जा सकती, सुलझाई नहीं जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अखिलेश। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है, अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद।
और चुनावी लोकतंत्र की सबसे बुनियादी सूची यानी वोटर लिस्ट और उस पर सबसे तीखी सियासत पश्चिम बंगाल में 4 महीने की पड़ताल, अदालत की निगरानी और लाखों नामों की छंटनी के बाद पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची अब सामने है। 60 लाख से अधिक नाम कटे हैं, लाखों अब भी न्यायिक परीक्षण में हैं और सियासी पारा अपने चरम पर है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संग्राम की एक नई पटकथा लिखती है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जिलावार एसआईआर की सूची सामने है। बूथों पर सूची लगाने का काम भी शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। आम मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट के अलावा ऐप पर भी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। 4 महीने तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद बंगाल की मतदाता सूची से 63,66,952 लोगों के नाम कटे हैं। पिछले 27 अक्टूबर को बंगाल में एसआईआर शुरू होने के समय कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 थी। एन्यूमरेशन फॉर्म से प्राप्त जानकारी के आधार पर एएसडीडी सूची में पहले ही 58,20,899 लोगों के नाम हटा दिए गए थे। इन 58 लाख नामों के हटाए जाने के बाद ड्राफ्ट सूची में 7,08,16,630 मतदाताओं के नाम थे। जानकारी में असंगति और अनमैप्ड मतदाता होने के कारण इसके बाद सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में 5,46,053 लोगों के नाम हटा दिए गए। इन्हें नई मतदाता सूची में डिलीटेड के रूप में चिन्हित किया गया। वहीं 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं की पहचान दस्तावेजों की न्यायिक जांच अंडर एडजुडिकेशन की न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित अब भी जारी है। हाँ, तो आपका जो है 60,06,675 ये गए आपके एडजुडिकेशन में, जिनका काम चल रहा है। 501 जज साहब जो है ऐसा काम कर रहे हैं। जो 60 लाख जो अभी एडजुडिकेशन में है उसका तो मालूम पड़ेगा कितना क्लियर होते हैं या कितने आउट होते हैं। वो तो जुडिशियल एडजुडिकेशन चल रहा है, उसमें वहाँ से निकलेगा। जारी लिस्ट के बाद टीएमसी खेमे में हलचल बढ़ा दी है। वहीं भाजपा का कहना है कि बंगाल में टीएमसी की जमीन खिसक चुकी है। एसआईआर का इतना आतंक हो गया है इन लोगों के अंदर, तो इसको लेके हर समय सपने में जागते हुए सोते हुए सब समय ये लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव देख रहे हैं। इसके कारण एसआईआर को लेके इतना बड़ा मतलब इतना भयभीत होकर बात कर रहे हैं। बंगाल में भी गांव-गांव में लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स चाहिए, नहीं तो चुनाव ठीक से नहीं हो पाएगा, ना वोट डाल पाएंगे, ना काउंटिंग हो पाएगा। तो इसीलिए चुनाव का वातावरण बनते ही यहाँ सेंट्रल फोर्स को बुलाया जाता है। और बिहार में जब एसआईआर हुआ तो इसी तरह हाय तौबा मचाने का काम राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब लोगों ने किया था। इसी तरह बंगाल में भी जो है टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को उसका धरातल खिसकता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि वो लोग खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वहीं पूरी प्रक्रिया की टाइमलाइन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को मतदाताओं के बीच जनगणना प्रपत्रों के वितरण के साथ शुरू हुई थी। 4 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन को एक्स्ट्रा स्टाफ देने का निर्देश दिया। 20 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की। 3 फरवरी 2026 को पॉलिटिकल चुनौती सामने आई। सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान वोट न मिलने की चिंता जताई। फिर 4 फरवरी 2026 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। 4 फरवरी 2026 को ही लगभग 80,000 बीएलओ और 8,000 ग्रुप बी अधिकारियों को चुनाव के काम में ट्रेनिंग मिली। 7 फरवरी 2026 को 8,555 ग्रुप बी अधिकारियों को तैनात करने की तैयारी बताई गई और फिर 9 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की टाइमलाइन 1 हफ्ते बढ़ा दी। मामला 25 फरवरी 2026 के लिए लिस्ट किया गया। इसके बाद 10 फरवरी 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि फाइनल इलेक्टोरल रोल 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगा। फिर 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच भरोसे की कमी का हवाला दिया। साथ ही एसआईआर प्रोसेस में जुडिशरी को शामिल किया। 21 फरवरी 2026 को दावों और आपत्तियों पर सुनवाई पूरी करने की डेडलाइन सामने आई। 25 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू शेड्यूल किया और फिर 26 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा से न्यायिक अधिकारियों की मांग की, जिसके बाद अब पूरी प्रक्रिया के बाद लिस्ट सामने है। लिस्ट के आने के बाद बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। जहां कोर्ट टीएमसी प्रक्रिया और अब सूची को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं आरोपों को भाजपा ने भविष्य में हार की हताशा का पूर्वानुमान करार दिया है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो ये आपने देखा कि किस तरह से बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है इस वोटर लिस्ट को लेकर के, और आज हमारी विशेष चर्चा का विषय भी यही है। आज हमारी विशेष चर्चा है बंगाल की वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर सियासी संग्राम। बंगाल की वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर सियासी संग्राम, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका चंद्रशेखर जी। हमारे साथ सोफिया खान जुड़ी हुई हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और तृणमूल कांग्रेस की समर्थक समझी जाती हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का वो रुख रखेंगी। सोफिया जी स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ प्रफुल्ल केतकर जो कि ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सोफिया जी आपके साथ शुरू करें तो न्यायिक अधिकारी भी इसमें लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में इंटरवीन किया है, तो अब मैं समझता हूं कि आप लोग संतुष्ट होंगे इस वोटर लिस्ट से, या इससे भी अभी कोई असंतोष है? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, जो हत्याएं मैं कहूंगी, जो सुसाइड किया बीएलओज और जितने भी, देखिए सारी प्रतिक्रिया हम सब जानते हैं कि सेकेंड फेज जब चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर से शुरू किया था, उसके बाद से ही लगभग उसके बाद से ही बंगाल में जो अफरा तफरी या कह सकते हैं एक बहुत ही केओटिक सिचुएशन जो शुरू हुआ था, उसमें कई लोगों ने सुसाइड किया, बीएलओज भी परेशान हुए, मानसिक स्थिति से काफी लोगों को, काफी पीड़ाओं से लोगों को गुजरना पड़ा। एनीवेज जैसे तैसे करके एसआईआर हुआ और आज उसका फाइनल लिस्ट है। अभी भी शायद कई लोग अपना नाम अभी भी नहीं देख पाए हैं वेबसाइट में, जैमिंग की वजह से, जिस भी वजह से। तो अभी मुझे लगता है कि और ज्यादा, ये तो ऑब्वियसली उन्होंने, मनोज अग्रवाल जी ने बता दिया, जो चुनाव आयोग, बंगाल के चुनाव आयोग के मुखिया है, उन्होंने बताया कि लगभग 63 लाख लोग जो है, 63 लाख समथिंग लोग जो है वो, उनके नाम जो है वो डिलीट हो चुके हैं। और अभी भी एडजुडिकेशन के नाम पर, जिसे कहते हैं जुडिशियल एडजुडिकेशन के नाम पर, जिनकी सुनवाई अभी भी शायद थोड़ा बहुत उनको पेपर्स वगैरह जमा करना पड़ेगा, वो लीगल जो प्रोसेस है वो फिर से होगा। और मतलब कहने का मतलब है कुल मिला के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम, या कह सकते हैं ये लोग वोट नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में देखिए समझ में तो आता है कि ये सारी चीजें जो है ये पहले से ही अनुमान था। ममता बनर्जी ने कई बार इस बारे में कहा भी, और उन्होंने ये बातों को क्लियर भी किया कि लगभग जो शुभेंदु अधिकारी बार बार बोलते जा रहे थे जिस आंकड़ों को, तो एसआईआर की प्रोसेस से ही उनको उससे पहले उनको वो आंकड़ा पता चल चुका था। शुभेंदु अधिकारी ने ये बात पहले ही बोल दिया था कि 1.5 कोटी या 1.5 करोड़ लोगों का नाम कटने वाला है। तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा का कुछ तो इन्फ्लुएंस। तो ये अनुमान तो ममता बनर्जी भी जता रही थी, यही तो आप कह रही हैं, ये अनुमान तो ममता बनर्जी भी जता रही थी। देखिए, ममता बनर्जी ऑब्वियसली एक चीफ मिनिस्टर है और तृणमूल यहाँ पर हमारी सरकार है, तो अंदाजा तो मिल जाता है ना कि क्या करने की कोशिश की जा रही है, कि किस किस एरिया को टारगेट किया हुआ है और किस किस लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें तो पहले ही क्लियर थी कि ये होना ही था। और अब देखिए क्या होता है, अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, आपने कहा अंदाजा मिल जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने 1.5 कोटी की बात कही, तो आपने कहा कि नहीं, वो इलेक्शन कमीशन से मिले हुए थे, और ममता बनर्जी चूंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनको अंदाजा पहले से था कि 1 करोड़ नाम कटेंगे। बहरहाल बीजेपी इसका जवाब देगी, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को अब आप लोग कैसे देखते हैं। मैं चंद्रशेखर जी आपसे जानना चाहूंगा, और ये भी समझना चाहूंगा कि अभी भी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसके जरिए लोग जोड़े जा सकते हैं, यानी कि क्या अभी आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि एक भी वैध वोटर इसमें कटा नहीं है? देखिए, हमारे राज्य के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बात पहले भी कही, हम आज भी कहते हैं, नो एसआईआर नो वोट। और देश का एक भी नागरिक अपने नैतिक अधिकारों से वंचित न रहे और एक भी अवैध घुसपैठिया वोट न दे सके, इसको सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम था। चुनाव आयोग ने की। मैं चुनाव आयोग नहीं, बंगाल के जितने निचले दर्जे ऊपर दर्जे जो अधिकारी लगे थे उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने कर दिखाया। जो मुख्यमंत्री जिनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी, उसको चुनाव आयोग ने भरोसा किया और उन्होंने काम किया। इन्होंने कहा 1.5 कोटी। देखिए, जो चोर होता है उसे मालूम है उन्होंने कहाँ चोरी की है, तो मुख्यमंत्री को यह मालूम है कि उन्होंने कितनी कारचोरी इसमें की है, कितना घपला किया है। और शुभेंदु दा भी पिछले कई सालों से उनके साथ थे ना, उनको तो जानकारी होगी। और हम जानते हैं कि यहाँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ घुसपैठिए घुसे थे। आप बताइए, इस चुनाव में हमारी पहली मांग क्या थी? स्वच्छ और स्वस्थ मतदाता सूची जारी हो।
आज चुनाव आयोग ने किया, हम इस कदम की सराहना करते हैं। उन्होंने दूसरा काम क्या किया कि एक भी घुसपैठिया, एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या इस वोटर लिस्ट में ना हो, यह सुनिश्चित करना चुनाव होगा, वो कर रहा है। 60 लाख जो नाम बाद हुए वो कौन है? एक व्यक्ति, आप मुझे बताएं आपके चैनल पे कोई एक आम आदमी का कोई कंप्लेन है थाने में कि मेरा नाम कट गया? और रही इन्होंने अभी जो 60 लाख अभी बाकी है, मैं कह दूं जिनको डर है उनको डरना जरूरी है, क्योंकि बंगाल के मतदाताओं को पहली बार उनका अधिकार मिलेगा। अब तक क्या होता था बंगाल में, वोट कैंप पे जब हमारा आम मतदाता जाता था तो टीएमसी की गुंडा वाहिनी बोलती थी आपका वोट पड़ गया है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि जिस बूथ में 500 लोग हैं, आम आदमी गए 100 और वो वोट पड़ गया 400। ये क्या था? ये पूरा करप्शन का सिंडिकेट था। तो मुख्यमंत्री को मालूम है कि अब वो चलने वाला नहीं है। ठीक है। मुख्यमंत्री ने क्या करना नहीं है, मेरी बात खत्म है। मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गई, मैं बताऊं परसों मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप स्वयं अपने आप में मंत्री हैं, ना चुनाव आयोग को मानती है, न चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानती है, तो फिर आप बताएं आप क्या चाहती हैं? क्या एसआईआर बंद कर दे? तो मुख्यमंत्री को वहां पे उनकी अर्जी को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और आज मुख्यमंत्री इनको नाटक अच्छा आता है और वो फिर नाटक कल से शुरू करेंगी। पर धन्यवाद देता हूं चुनाव आयोग को कि जिन्होंने पहले लिस्ट जारी की, और मैं अभी आपके चैनल से कहता हूं जो वैध मतदाता है यदि उनका नाम किसी कारण मिस्टेक होता है वो हमसे भी संपर्क करे और चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके संबंधित दस्तावेज देके अपने नाम उठा सकते। ठीक। प्रफुल्ल केतकर जी, जो पश्चिम बंगाल में पूरा पॉलिटिकल एक तरह से सिनारियो आपने देखा, आप बगल में देखिए उत्तर प्रदेश में 3,26,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए, आधे से ज्यादा यानी 1,66,00,000 लोगों का की सुनवाई अभियान चलाकर हो चुकी है। उस तरह का हाय तौबा नहीं है। बाकी जो 12 स्टेट्स हैं, जो उनमें से 11 की अगर बात करें, 1,71,00,000 लोगों के नाम काटे गए, कहीं कोई हाय तौबा नहीं बचा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में जो सोफिया जी ने शुरू में कहा कि पूरी अफरा तफरी मची रही, क्यों ये अफरा तफरी मची रही? क्या है रियल बोन ऑफ कंटेंशन इसमें? देखिए ये निखिल, आप देखिए ये पश्चिम बंगाल का कैरेक्टर रहा है। ये एसआईआर तो दुनिया में या भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है। 55 से लेकर 2002-3 तक कम से कम 7-8 बार भारत में एसआईआर हुआ। और मुझे यदि मेरे याददाश्त ठीक है तो 99-2000 में यही ममता बनर्जी थी और बुद्धदेव भट्टाचार्य की वहां पे सरकार थी, और ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में खड़े रहकर बयान दिया था कि 2 करोड़ घुसपैठिया और उनके नाम हटाने चाहिए। तो लेकिन सत्ता बदलने के बाद पश्चिम बंगाल का ये कैरेक्टर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने जैसे कहा कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम डिस्प्यूटेड में है जी, और नोटिस भी दिए गए हैं, नाम कटे भी है, लेकिन फिर भी कोई इस तरह की राजनीति वहां पे नहीं हो रही है। बिहार में थोड़ी बहुत करने की प्रयास राहुल गांधी ने की, लेकिन थोड़ी ही दिनों में तेजस्वी यादव को ध्यान में आ गया कि इसके पीछे लग के हमारा कोई फायदा नहीं है, ये उल्टा ही पड़ेगा, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको तो किसी ना किसी व्यवस्था में विश्वास रखना पड़ेगा, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। आप पूरी तरीके से सारे व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाएंगे। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन हो जाते हैं और सामने वालों को नॉमिनेट ही नहीं किया जाता? हत्याएं होती है चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद हिंसा का दौर चलता है। तो ये जो बंगाल का कैरेक्टर रहा है मैं देखता हूं, और इसमें हमको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे तो डाउट है अभी भी कि घुसपैठिया, क्योंकि वो बंगाल से एंट्री तो करता है, लेकिन वो केवल बंगाल में वोटर बन जाता है ऐसा नहीं है। लेकिन बंगाल में ज्यादातर नाम अभी जो कटे हैं मेरी जानकारी के हिसाब से वो 2 तरीके के, एक तो वो मृत्यु के कारण है जो बहुत दिनों से उसमें, क्योंकि 2009-10 में एक बहुत बड़ा फ्रॉड भारत के मतदाता के साथ हुआ था, यूपीए की सरकार थी, और जो ऑटो डिलीट हो जाता था, मृत्यु प्रमाण पत्र दर्ज होने के बाद जो ऑटो डिलीट हो जाता था, वो प्रोसेस बंद की गई। उसके कारण मृत्यु हुए लोगों के नाम भी इसमें अभी भी बहुत जुड़े हुए हैं, और बंगाल से पलायन बहुत बड़ी मात्रा में है। बहुत सारे बंगाली भाषिक जो है वो अन्य राज्यों में जाकर
नौकरियां करते हैं, तो उनका ऑब्वियसली वहां पे वोटर लिस्ट में नाम वो रजिस्टर करवाते हैं या करवाना चाहिए भी भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से। तो ऐसे में ये दो तरीके के हैं जिनके ज्यादातर नाम कटे हैं। तो इसमें कौन सी मतलब फिर से मुख्यमंत्री को कोट पहनकर कोर्ट में खड़े होने के ये पड़ गई, और किसी राज्य में किसी बीएलओ की मृत्यु क्यों नहीं हुई, इसका एक कोई लॉजिकल रीजन मुझे सोफिया जी बता दे, कोई टीएमसी का व्यक्ति बता दे कि और जगह से प्रेशर नहीं आता है। दरअसल इसका जो लॉजिकल रीजन है, मुझे ये लगता है कि वो जो आम जनता है वो जरूर इसको बहुत करीब से देख रही है, समझ रही है और वो इसको जानती भी है। तो आज की चर्चा हम बस यहीं तक सीमित रखेंगे। सोफिया जी आपका, प्रफुल्ल जी आपका और चंद्रशेखर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या है किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के काकीनाडा जिले में एक भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। समरलकोटा मंडल के बेटला पामलेम गांव में स्थित एक पटाखा गोदाम में अचानक आग लगने से के बाद जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसके साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गोदाम के अंदर अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि कई लोगों के शव पास के खेतों तक जा गिरे। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि गोदाम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के इलाके में भी भारी नुकसान हुआ।
इस घटना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को घटना की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके के बाद 20 लोगों की जान चले जाने की खबर पर और इसमें कई लोगों के गंभीर लोगों के घायल भी होने पर इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। पीएमओ की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के में एक कारखाने में हुए विस्फोट में हुई जानमाल की हानि से मैं व्यथित हूं। मैं अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पीएमएनआरएफ की ओर से मैं प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ये प्रधानमंत्री का कहना है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप रस बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात। इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास। लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत भी है। भारत में आयोजित हालिया AI इम्पैक्ट समिट में केवल घोषणाएं नहीं हुई हैं, बल्कि भविष्य की रणनीति भी तैयार हुई है। AI की तमाम तकनीकों से कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव दिखेगा, कैसे लोगों का जीवन सरल होगा, इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी ये विशेष सीरीज AI भविष्य का भारत।
और पहियों पर दौड़ती दुनिया अब दिमाग साथ लेकर चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑटोमोबाइल उद्योग को सिर्फ तेज नहीं बल्कि समझदार भी बना दिया है। अब गाड़ियां सिर्फ रास्ता नहीं तय करेंगी बल्कि फैसले भी खुद लेंगी। तकनीक की इस नई रफ्तार में भविष्य की सड़कों पर इंसान और मशीन की साझेदारी एक नया इतिहास रचने जा रही है। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। वाहनों को मूल रूप से लोगों की यात्रा करने के तरीके को आसान और विश्व को छोटा बनाने के लिए बनाए गए थे, और आज ये जुड़ी हुई दुनिया और भी करीब आ रही है, और उसकी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है। ये शक्तिशाली तकनीक अब ऑटोमोबाइल उद्योग में भी बड़े बदलाव ला रही है। कार निर्माण कंपनियों जैसे BMW और टोयोटा में AI समर्थित रोबोट का उपयोग सटीक असेंबलिंग, कमियों का पता लगाने और उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। AI की मदद से कारें ऐसी स्थिति में पहुंच रही हैं जहां उन्हें कम या बिना किसी मानवीय सहायता के चलाया जा सकता है, जैसे टेस्ला द्वारा विकसित ऑटो पायलट तकनीक और वायमो द्वारा बनाई गई स्वेट ड्राइविंग कारों का परीक्षण दुनिया के कई हिस्सों में किया जा रहा है। AI सेंसर भी वाहन की समस्याओं का पहले से पता लगाने में मदद कर रहे हैं। दुर्घटनाओं को कम करने से लेकर ईंधन दक्षता बढ़ाने तक AI एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये निर्माताओं को समय बचाने और उत्पादकता में सुधार करने में भी मदद कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वाहन उत्सर्जन पर्यावरण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, लेकिन AI इस समस्या का समाधान खोजने में मदद कर सकता है। किरण, ऑटोमोबाइल कंपनी के संस्थापक, कहते हैं कि आने वाले वर्षों में AI की भूमिका और भी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में हुए AI इम्पैक्ट समिट ने वैश्विक AI क्रांति के क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत तरीके से स्थापित किया है। As AI is getting mature, most of the routine and repeated tasks, especially the back office and back end things, it can be now automated with the help of AI maturity. So then what's happening? Many people ask whether there will be jobs in upcoming future. Yes, there are a lot of lakhs of jobs it is getting eliminated, but equally a lot of jobs are coming up, but they are not from IT services, so they are coming from product related, say space tech, defense tech, auto tech. So that is the next big disruption and big opportunity for the Indian ecosystem. AI में मनुष्यों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता होती है, और इसी कारण से वाहन अधिक यूजर फ्रेंडली, स्मार्ट और सुरक्षित बन रहे हैं। वाहनों के निर्माण का समय घटने से न सिर्फ उनके उत्पादन की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि उपयोगकर्ताओं की मांग और संख्या दोनों में इजाफा होगा। जैसे आजकल मोबाइल फोन लगभग सभी के हाथों में होते हैं, वैसे ही हम भविष्य में हर किसी के पास अपना खुद का वाहन देखेंगे, और इस बदलाव में AI का बहुत बड़ा योगदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक